थक गए? हाँ, मुझे डायबिटीज है। मुझे भी है। ये लो मेघदूत मधुशून्य। मैं इसे पिछले 20 साल से यूज कर रहा हूँ। ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। अरे वाह। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बनाओ। कहीं ना कहीं हमारी समकालीनता एक दबाव में है कि ब्रांडिंग जैसी चीज कवियों के बीच में आ गई है। कल आने वाला समय पूछेगा कि आपके समय में एक इतनी बड़ी दक्षिणपंथी सरकार मौजूद थी, आप क्या कर रहे थे? तो हम बताएंगे कि हम लोग अपनी अपनी चुप्पियों को धूप दिखा रहे थे। हम वही हैं सौरभ, जिन्होंने आसमान को देखते हुए उसका पूरा रंग सफेद कर दिया है। इतना उसे देखा, इतना गौर से देखा कि वो बेचारा शर्म से कभी कभी नीला होता है। तो मुझे लगता है उजड़ शब्द सौरभ हम यूपी बिहार वालों के लिए एक नकारात्मक शब्द बना दिया गया है। नरेंद्र मोदी वाली सरकार जो है ये अभी आई है 6 साल पहले। इससे पहले क्या हम राजनीतिक कविता नहीं लिख रहे थे? नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये लल्लन टॉप का लिटरेचर से जुड़ा पठन पाठन से जुड़ा सेगमेंट है, प्रोग्राम है, जिसका नाम है किताब वाला। किताब वाला में आज के मेहमान हैं हिंदी के चर्चित कवि वीरू सोनकर। इनकी कविताओं की ये किताब जिसका शीर्षक है मेरी राशि का अधिपति एक सांड है। ये वीरू सोनकर की कविताएं, जिसे युवा वाणी ने छापा है। वाणी प्रकाशन का ये पेपरबैक संस्करण है। 199 रुपए इसकी कीमत है। और ये दिलचस्प होता है कि किसी कवि का परिचय किताब के ब्लर्ब पर या बैक पेज पे कैसा छापा जाए। और वीरू सोनकर का परिचय है तो उसमें हिंदी की तमाम प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का जिक्र है, मसलन पहल, नया ज्ञानोदय। और हिंदी के इधर के दिनों में जो अच्छे काम करने वाले प्रतिष्ठान हैं, जैसे सबद है, सदा नीरा है, तो सदा नीरा का इसमें जिक्र है। और इंडिया टुडे की साहित्य वार्षिकी एक महत्वपूर्ण साहित्यिक उत्सव हुआ करता था पहले के दौर में, और इधर कुछ वर्षों से ये आयोजन, ये उत्सव फिर शुरू हुआ है। तो वीरू सोनकर का काम उसमें भी अपीयर हुआ है। बाकी पुरस्कारों की, फेलोशिप की एक लंबी सूची है। और जो बहुत ही कविता की भाषा में कहें तो जो इधर के कवि हैं, जो नई पौध के कवि हैं, जो नौजवान कवि हैं, जो हमारी पीढ़ी के कवि हैं, वीरू सोनकर वो कवि हैं। और इनकी कविताओं में कम से कम मुझे पढ़ते वक्त वो जो टटकापन होता है वो भी लगा, और एक किस्म की पहचान भी लगी। उस पहचान की एक वजह यह है कि वीरू भी कानपुर से हैं जी जी, और हमारी पढ़ाई लिखाई भी वहीं पे हुई। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका किताब वाला में, वीरू सोनकर जी। बहुत बहुत। सबसे पहले तो आपकी एक कविता है, ये पूरा जो आपका कविताओं का जो संग्रह है, ये अलग अलग खंडों में बटा हुआ है। जी आत्मकथ्य भी बहुत दिलचस्प है। उसके बाद ये अलग खंड है कि मैं जितना देह में था वह बदसूरत होंगे, सभ्यता की उदास आंखों में, या एक दिन मछलियां जीत जाएंगी। तो उससे एक थोड़ा सा सुभीता रहता है कि अब हम कवि के किस प्रकोष्ठ में दाखिल हो रहे हैं। तो एक खंड है आओ इस मखमल पर एक साथ गिरो, और उसकी पहली ही कविता मुझे बहुत दिलचस्प लगी। एक रोज मैंने इसे अपने शो में भी पढ़ा था, सड़क। जी। तो ये सड़क की चिंता और सड़क पर चल रहे आदमी की चिंता केदार जी भी कई दफा किया करते थे, आपकी कविताओं में भी दिखती है। क्या, कैसे पढ़ा जाए इस कविता का, क्या पाठ है कवि की नजर में? अगर आप एक कभी इसका अंश भी पढ़ सकें पहले तो, ताकि जी जो दर्शक पहली बार मुखातिब हैं जी हाँ, तो पता चल जाए मुझे कि हम लगता किस है, टेक्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ये मुझे लगता है सौरभ, ये सही प्रक्रिया होगी। पाठक कविता के ऊपर ठीक से समझ पहले सकेंगे कविता इसे। सुने और फिर उस पर बात सुने। जी 119 नंबर पन्ना है। जी। सौरभ जी, कविता का शीर्षक जैसा कि आपने बताया है, सड़क। सड़क एक सड़क एक सुंदर परिकल्पना है। चलता हुआ आदमी सड़क के अलावा भी कहीं और चल रहा होता है। सड़क से लौट आना भी कम रोमांचकारी नहीं है। जितनी बार लौटो
आदमी एक नई जगह पहुंचता है। कई बार पुराने घर में एक नया आदमी जा पहुंचता है। कई बार घर में पहुंचा आदमी दरअसल सड़क पर ही चल रहा होता है। सौरभ जी, मेरी आपकी जितनी पिछली बातें हुई थी उसके अनुसार मैंने आपको बताया था कि मैं छात्र संघ से जुड़ा रहा, और आप तो कानपुर के छात्र संघ के समय से काफी अच्छे से परिचित रहे हैं और जेएनयू में भी रहे हैं। तो सौरभ जी, सड़क नापना भी हम लोग इसे दूसरी भाषा में बोल देते थे। छात्र संघ के बारे में जब हम पूछते थे तो या बात करते थे तो ये होता था कि एक तरह से ये पैदल चलना भी हो गया। हमारे समय में छात्र संघ के समय पर बहुत ज्यादा बाइकें नहीं थी हम लोगों के पास, तो कन्वेंसिंग, होम कन्वेंसिंग, ये सब पैदल ही हम लोग किए हैं। तो जीवन अनुभव मुझे लगता है, जैसे गांधी जी ने कहा था कि भारत को जानना है तो रेल यात्रा करो, तो मेरा मानना है अगर अपनी युवावस्था को ठीक से सींचना हो, ठीक से जानना हो इस दुनिया के बारे में, या मनुष्यों को जानना हो, या मनुष्यों को आप देखना चाहते हैं कि हमारे आसपास कितने तरह के मनुष्य हैं, तो मुझे लगता है सड़क उसकी एक प्रयोगशाला है। तो सड़क पर ऐसे ही नहीं जा सकते हैं। सड़क पर जाने के लिए अकेला होना जरूरी है, और मुझे लगता है कि अकेले सड़क पर जाने से कुछ ऐसे अनुभव हमें मिलते हैं जो कई बार घर में आने के बावजूद भी जारी रहते हैं। तो इस कविता का जो जोड़ जमा मैं बता सकता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये सही है जी। एक आपकी कविता है, संग्रह की पहली ही कविता है, उसमें एक पंक्ति है, पुनर्जन्म, मुझे वो पुनर्जन्म। बहुत मेरे साथ रह गई वो पंक्ति कि मैं समझ गया हर कुआं पृथ्वी की आंख है। मैं समझ गया हर कुआं पृथ्वी की आंख है, और गुफाएं गायब हो जाने का आग्रह है। नदी पृथ्वी की पीठ पर सिल दी गई शिराएं हैं, पानी उनमें दौड़ता खून। मैंने सोचा मैं कौन हूं। ये सवाल, इस सवाल से कितनी ही दफा, कितने ही ढंग से कवि मुठभेड़ करता है। जब वीरू मुझे सोनकर इस सवाल से मुठभेड़ करते हैं तब क्या क्या आता है? भाषा की पॉलिटिक्स, अस्तित्व की पॉलिटिक्स, जिस साहित्य में हम बरत रहे हैं उसकी, जिस क्राफ्ट में उसकी कविता कहना, और भाषा को लेकर तो पूरे संग्रह में आपकी चिंता बिखरी पड़ी है। मतलब वहां मुझे बार बार शमशेर और कई कवि याद आ रहे थे। भाषा का आग्रह, और इधर जैसे व्योमकेश शुक्ल को पढ़ते हैं या गीत चतुर्वेदी को पढ़ते हैं तो उसमें भी भाषा का आग्रह खूब आता है। तो ये नए कवियों को क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि जितने हमारे भीतर भाव हैं, भाषा पर्याप्त नहीं है उन सबको प्रकट करने के लिए? दर्शन में एक लाइन होती है, क्या क्या है, क्या क्या है ये। तो मुझे लगता है कि जब एक कवि, या जैसे पुनर्जन्म कविता का आपने उल्लेख किया है, तो मुझे लगता है कि पुनर्पाठ होना चाहिए हर देखी हुई चीज का, हर सुनी हुई चीज का। हमें जो भी चीजें इस पृथ्वी के बारे में बताई गई हैं, या हमें रंगों के बारे में जो बताया गया है, या मौसमों के बारे में जो बताया गया है, या मनुष्यों के बारे में जो हमें बताया गया है, हर चीज का पुनर्पाठ मेरे हिसाब से होना चाहिए। बताई हुई चीजों पर अपनी दृष्टि को केंद्रित कर लेना, मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं रहेगा। और दर्शन के द्वारा, जैसे कि हम जानते हैं कि क्या जो है, इसका उत्तर कभी नहीं मिलता है हमें। क्या का पर उसमें जाने के रास्ते तो मिलते हैं ना। हम पुरानी सोची गई चीजों पर या किसी और के जीवन अनुभव के आधार पर अपने जीवन अनुभव नहीं तय कर सकते। हमें हमारे हिस्से का करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि एक कवि के लिए, आपने जैसे प्रश्न में पूछा है कि पुनर्जन्म कविता का उल्लेख करते समय कि एक कवि कब तक जूझता है इन प्रश्नों से, तो मुझे लगता है कि जब तक वो कवि जीवित होता है, भाषिक तौर पर भले ही वो ना जीवित रहे या वो भाषा ना दे पा रहा हो, पर जब तक वो उसके अंदर काव्य उपस्थित है, काव्य मूलतः उपस्थित का उत्सव है। तो मुझे लगता है कि अगर हम भाषिक उसका प्रेजेंटेशन नहीं कर पा रहे हैं तो भी हमारे भीतर वो प्रश्न चलता रहता है। ये हमारे पूरे, ये दर्शन ऐसा है कि पूरे जीवन भर चलेगा हमारे साथ। वो आप लिखते हैं इसी कविता में आगे कि
जी। जीवन की गंध जीवन की गंध से घुले हुए वह पेड़ों की तरह उगाते थे और चींटियों की तरह चुप संवाद में माहिर, पहाड़ की तरह हमेशा बने रहने की सुख से भरपूर। वह चाहे काले हॉर्नबिल को उसका पहला गोता लगाना सिखा रहे थे और मछली के कान में कह रहे थे, समुद्र की तलहटी में छिपा है तुम्हारी चिड़िया बनने का रहस्य। बहुत 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 अच्छा। मैं मुझे बहुत मेरे लिए आई यूज अ वेरी चालू मुहावरा। मेरे लिए बड़ा आई वॉज वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड जब मैं आपकी कविताएं पढ़ रहा था। और सबके अपने अपने ढब होते होंगे। मुझे जब कविता पसंद आती है तो मैं पन्ना मोड़ देता हूँ, उसको पेंसिल से 2-4 बार मार्क करता हूँ। तो ये जो मेरी प्रति है ये जगह जगह मार्क हो रखी है। मैंने कहा दर्द, संसार के सभी किन्नर, सभी शूद्र और वैश्याएं रो पड़ी। ये जो आपकी निशब्द कविता है। इसी में आगे एक कविता आती है वीरू, जी। संवाद। हम्म, आजकल फेमिनिज्म को बहुत ही चालू ढंग से इस्तेमाल कर दिया जाता है, उसके सपोर्ट में भी, उसे खारिज करने के लिए भी। लेकिन इस कविता को पढ़कर मुझे लगा कि इसमें कितनी ही स्त्रियों की तकलीफ, संशय, दुविधा और संकल्प प्रकट हो गए हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि पहले तो आप संवाद कविता पढ़ें और फिर हम इसके बारे में जी। बात करें। ये 17 जी। नंबर के पेज पर है। मतलब आपको तो पता ही होगा, पर खोजने में सहूलियत रहे इसलिए पेज नहीं पता होगा, मेरे सामने खुली मैं है। अपनी कविताओं के बारे में अक्सर चीजें भूल जाता हूँ, तो मुझे पेज भी नहीं पता था, आपने बताया तो। मेरे साथ ये बहुत अजीब सी दुविधा है सौरभ जी। लोग हम्म। लेखकों की कोटेशन याद रखते हैं, हाँ। मुझे लेखकों की बातें याद रहती हैं, उनके नाम में भूल जाता हूँ। काफका ने कब क्या कहा, काफका ने ही कहा है कि दाते ने कहा है, वो भूल जाता हूँ, पर मुझे कही हुई बातें याद रहती हैं। जो कि ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी जी जी। जी, जैसे शेक्सपियर ने कहा है कि नाम में क्या रखा है, तो हाँ। बोध हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। ज्ञान सिर्फ मेमोरी में ना बदल के रह जाए, तो इसके लिए मुझे लगता है कि अपने हिसाब से चीजों को ग्रह करना चाहिए। जी जी जी। तो सौरभ जी, संवाद कविता। हाँ जी। उसने स्त्रियोचित संकोच के साए में दबी जुबान से पूछा, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? पुरुष ने सपाट स्वर में कहा, स्थायी कुछ भी नहीं। उसने फिर अत्यंत प्रेममयी होकर पूछा, मेरे साथ रहोगे हमेशा? सतर्क पुरुष ने खुद को दार्शनिक में बदलते हुए कहा, यह मात्र जीवन है। उसने शंकालु होकर पूछा, क्या तुम किसी और से? और पुरुष की जुबान से कुछ पाषाण झरे, दृश्य विहीन कुछ भी नहीं, जहां तक दृश्य है संभावनाएं हैं। और फिर दृश्य बना रहा और संभावना मर गई। स्त्री ने थोड़ा सा पुरुषत्व चुपचाप चुराकर उस दृश्य में एक नई स्त्री रच दी, जिसकी आंखों में जीत किसी तृप्त भूख सी जगमगा रही थी। उस स्त्री के स्त्रीत्व का अंशमात्र तक स्पर्श न कर पाने के पराजय बोध से लज्जित वह बचे हुए पुरुषत्व के साथ थके कदमों से लौट पड़ता है, यह बुदबुदाते हुए, जहां तक दृश्य है वहां तक संभावना है, जहां तक संभावना है वहां तक प्रेम है, और स्त्री उस दृश्य का सबसे पहला चेहरा है। ये कविता सौरभ जी, उस समय में हरिवंश राय बच्चन, जिनके सुपुत्र फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनकी आत्मकथा पढ़ रहा था। तो उनकी आत्मकथा में बहुत सुंदर स्त्रीत्व को लेकर के बहुत सुंदर उल्लेख है, और उन्होंने एक खास तरह की व्याख्या उसमें दी हुई है कि एक पुरुष के अंदर भी स्त्रीण हो सकता है, और होता है। हरिवंश राय बच्चन अपने भावुक क्षणों में जिस प्रकार से रोते थे, या उन्होंने अपनी कविता के भीतर स्त्रीण को किस तरह से महसूस किया है, या अपनी मनुष्यता के भीतर, तो वो मुझे बहुत प्रभावित कर गया। और इस कविता को लिखते समय कहीं ना कहीं खुद के प्रति एक नाराजगी थी कि हम सभी पुरुषों में स्त्रीण कितना कम होता जा रहा है। तो मुझे लगता है इस कविता का, अगर ये कविता विचेतन में मेरे आई, तो शायद इसकी यही हरिवंश राय बच्चन जी को पढ़ करके कुछ ऐसा इसका पाठ बना होगा। ये तो एक बात बताइए, जैसे आपने बड़ी ईमानदारी से कह दिया कि मैं हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा पढ़ रहा था तो वहां पे प्रसंग आया। आपको लगता जी है कि ये कविता की दुनिया में इस तरह की ईमानदारी रहती है कि हम बताएं कि इस विचार की जमीन क्या थी? लोग खुल के बात मानता। करते हैं आपकी दुनिया में जी जी। कि नहीं नहीं करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं करते। उससे हमारे दुनिया की जो महानता है उस पर बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाता है।
हम बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि अभी मैं जिस सौरभ द्विवेदी को जो मैं देख रहा हूँ या उसके बात करने का तौर तरीका मेरे अवचेतन मन ऑब्जर्व कर रहा है, तो शायद एक पत्रकार को भी मैं देख रहा हूँ कि वो किस सजगता के साथ अपनी बातें कह रहा है और किस तरह से चीजों को पकड़ रहा है। और शायद कभी कोई पत्रकार नामक कविता मेरे मन में निकली तो मुझे कहने में कोई हिचक नहीं होगी कि ये मैंने किसे देख करके, रवीश कुमार को या आपको या किसे देख करके ये कविता आई। तो मुझे लगता है कि स्वीकार हमारी दुनिया का सबसे बड़ा सच होना चाहिए, जो कि नहीं है। हमारी दुनिया का सच कुछ चीजों को पीछे ढकेल देना होता जा रहा है। ये बहुत चिंताजनक बात है। हमारी और ये काव्य सत्य हम प्रेरणा अपने हिस्से के जी, क्यों नहीं स्वीकार कर पाते हैं वीरू? क्या लगता है कवि को? कहीं ना कहीं हमारी समकालीनता एक दबाव में है कि ब्रांडिंग जैसी चीज कवियों के बीच में आ गई है। वो ब्रांड जैसी चीज से जूझ रहे हैं, और आप जानते हैं ब्रांड कंप्रोमाइज नहीं करता है, मनुष्य कैसे बिल्ड कंप्रोमाइज होता है? करते हैं। हिंदी कविता में ब्रांड कैसे बिल्ड होता है, थोड़ा हमको भी बताइए। ये तो बड़ा दिलचस्प जान पड़ रहा है। क्या किन्हीं अ, पुरस्कारों और फेलोशिप से होता है? किन पब्लिशर्स ने आपको छापा? किन पत्रिकाओं में आपकी आलोचना छपी? कौन से पुरस्कार मिले? किन लिट फेस्ट में आप बुलाए गए? आपके ब्लर्ब पर किसकी टिप्पणी है? यही सब होता है और इसके इतर भी? इन सब का समुच्चय होता है जो हमें ब्रांड दे देता है कि अमुक कवि, चूंकि वो सारी बड़ी जगहों पर दिख रहा है सौरभ, चूंकि वो सौरभ द्विवेदी के साथ साक्षात्कार कर रहा है, या बहुत बड़े या जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में गया है, या उसकी किताब वाणी से आ गई है, तो ये ब्रांड बिल्डअप, मेरा मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम्म, ब्रांड बिल्डअप से कभी नहीं तैयार होता है। हम्म, अगर ऐसा होता तो मुक्तिबोध हमारे समय के सबसे बड़े और महान कवि ना होते। हम्म। सौरभ, ये हमारे समय की मुझे लगता है सबसे बड़ी चिंता होनी चाहिए। हमारे भीतर का संवाद खत्म हो चुका है। कवि आपस में संवाद नहीं करते हैं, ग्रुप में बात करते हैं कवि। चार अब कवियों में अगर दोस्ती है तो वो अच्छा, आपस में बात करते हैं, और अगर कोई कवि उनसे असहमत है तो वहां संवाद के रास्ते भी बंद हो जाते हैं, और उन्हें आपस में जो प्रतिस्पर्धा जो पैदा होती है, कहीं ना कहीं ब्रांड हमारा उसमें आ जाता है। हम ब्रांड के दम पर अपने से अच्छे कवि को पीछे ढकेल सकते हैं। ये लोगों का सोचना है, मेरा ऐसा सोचना नहीं है। और यही कभी कारण है ऐसा नहीं सौरभ होता की। है कि कोई, कभी ऐसा नहीं होता है कि कोई संभावना से भरा कवि या कोई वरिष्ठ कवि है तो वो ये कहे कि नहीं साहब आप फलाने को सुनिए, मतलब नई नई आवाजों को का खूब जिक्र किया जाए। वो नई आवाजें अगर हमें चुपके से सलाम ठोक देंगी तो हम उनका जिक्र कर देंगे कि इनको सुना जाए। वरना हम, जैसे बॉलीवुड में नेपोटिज्म है, तो साहित्य में उससे ज्यादा खतरनाक नेपोटिज्म है। हालांकि मैं मानता हूँ कि साहित्य अकेले चिंतन मनन की दुनिया है। हम जो सोचते हैं वो हमारा अकेला अपना आश्रम है, उसमें कोई कोई हमारा कुछ नहीं करता है। पर ये हमारी दुनिया का ये भी सच है। हमारी दुनिया में वरिष्ठ बात करने से डरते हैं कि अगर हमने किसी जूनियर का नाम ले लिया या नए कवि का नाम ले लिया तो वो शायद हमसे निकल जाए। ये बड़ा अजीब सा डर है। आप वरिष्ठ कवियों के आप इंटरव्यू देखिए सौरभ, कोई भी वरिष्ठ कवि सन 80 के आगे नहीं बढ़ता है। सन 2000 से लेकर के 2020 का जो समय रहा है सौरभ जी, उसमें कौन हम्म। कवि पैदा हुए हैं? हमारे समय के जो बहुत दिग्गज 5-6 कवि हैं, जो उम्रदराज हैं, 70 साल के ऊपर हैं, जिन्हें साहित्य अकादमी मिला हुआ है, उनके वक्तव्यों को आप देखिए। सन 2020 का कोई कवि उनके वक्तव्यों में नहीं आता है। तो ये जो स्थापित मूर्तियां हैं, ये लोग जैसे आप हैं या जी सुधांशु फिरदौस है, अविनाश जी मिश्र हैं, अ, मैं उसकी शुभम श्री की कुछ कविताएं मैंने पढ़ी हैं, शुभम है और इतने सारे बहुत सारे लोग हैं, तो आप लोगों का जिक्र नहीं होता है संगोष्ठियों में? अ, मुझे लगता है कि कहीं अगर होता है तो वो बड़ी मजबूरी में खाना पूरी जैसी चीज हो जाती है कि ठीक है, लोगों का दबाव बढ़ रहा है, लोग कह रहे हैं कि अमुक कवि बहुत अच्छा है, तो थोड़ा सा नाम ले लेते हैं। पर मुझे लगता है कि मेरी चिंता का विषय ये नहीं है। मेरी चिंता का विषय कुछ और है। हमारा समकाल सुंदर नहीं है, हम में संवाद नहीं है। मेरी चिंता का ये विषय है। हम कवि अपनी ब्रांडिंग को क्यों इतना डेवलप करना चाहते हैं? हमारे सामने एक इतनी खतरनाक सत्ता मौजूद है सौरभ, हम उससे कब लड़ेंगे? हमारा सारा श्रम इस बात पर है कि हमें एक चुप्पी बना के रखनी है,
शायद हमारे बोलने भर से कोई बहुत बड़ा प्रिंट मीडिया का न्यूज़पेपर शायद मुझे छापना बंद कर दे, शायद उसका कोई वार्षिक समारोह हो उसमें मुझे बुलाना बंद कर दे। इस वजह से क्या मैं चुप रह जाऊंगा? ये मेरे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है सौरभ। कल आने वाला समय पूछेगा कि आपके समय में एक इतनी बड़ी दक्षिणपंथी सरकार मौजूद थी, आप क्या कर रहे थे? तो हम बताएंगे कि हम लोग अपनी अपनी चुप्पियों को धूप दिखा रहे थे, उसे धूप में सुखा रहे थे। आपकी एक कविता है वीरू, कल के आदमी के जूते। इसमें एक पंक्ति आती है कि हत्याओं के जश्न में मर चुके लोगों का भविष्य बचे हुए मौन लोगों के चेहरे पर एक सफेदी सा पुता रहता है। या आगे ही एक पंक्ति है कि चीख रहे लोग प्रार्थनाओं से दूर हैं और बहुत बार यही होते हैं भविष्य के बहुत पास। या फिर ये कि ये तो बहुत ही जरूरी लाइन है, बिल्ली की तरह दबे पांव घात में बैठना एक पवित्र प्रार्थना की तरह भी हो सकता है, जिसमें शामिल होता है दबोचे जाने वाले का भविष्य और शिकारी का भी भविष्य। या ये कि सत्ता के दिए गए मरहम को बहुत ध्यान से देखना, देश की देह पर लगे जख्म के भविष्य को भी देखना है। तो कवि को भाषा की चिंता है, कवि को संवाद की चिंता है, कवि को इतिहास की चिंता है, पर ये बताइए कवि की इस समाज को कविता की चिंता उतनी क्यों नहीं है? समाज भूखा है, अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा, समाज को सुसंस्कृत बनाने की चिंता नहीं की, या जिनके ऊपर ये दारोमदार था वो उतनी तत्परता से नहीं पहुंचे, या हर बार ठीकरा सत्ता तंत्र के सर पर फोड़ दिया गया कि साहब गोया सरकारों के ही भरोसे सारी जनचेतना आती रही हो हमेशा से, और राज्याश्रय ही इकलौता आश्रय रहा हो, और सारे राजपोषित कवियों ने ही जन कवि का दर्जा हासिल किया हो। ऐसा तो नहीं है। तो ये कविता और कविता जिस आदमी की बात करती है उनके बीच दुराव क्यों है, जबकि ये दुराव भक्ति काल के समय नहीं दिखता है। और ऐसा नहीं है कि भक्ति काल के कवि अब जाके मशहूर हो गए। तुलसी, कबीर, संत रैदास, मीरा, ये लगातार है पढ़े ना, जाते रहे, लगातार तब भी पढ़े जाते रहे और अब भी पढ़े जाते रहे, आज तक पढ़े जा रहे हैं। हाँ, तो ये और कई दफा क्या होता है कि मैंने ये भी देखा है, और हो सकता है कि आपकी राय अलग हो, कि शास्त्रीयता की और शुद्धता की या इस परिसर की पवित्रता के बजाय रखने की चिंता इतनी है कि अगर कोई लोकप्रिय हो गया है कि जनता उसकी खूब बात कर रही है तो उसके प्रति भी एक किस्म की असहिष्णुता दिखती है। अरे साहब वो तो बड़े पॉपुलर है, अरे साहब उन्होंने तो कविता का क्या कर दिया। मतलब मुझे लगता है कि शायद नीरज कुमार विश्वास या हरिवंश राय बच्चन को भी ये आलोचनाएं झेलनी पड़ी होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। हरिवंश राय बच्चन का उल्लेख करते समय अभी एक शायद आपने ध्यान दिया हो सौरभ, मैंने ये कहा था कि हरिवंश राय बच्चन जिनके बड़े पुत्र फिल्मों में काम करते हैं, ये लाइन अक्सर इसकी उल्टी बोली जाती है कि जो फिल्मों वाले अमिताभ बच्चन हैं उनके पिताजी हरिवंश राय बच्चन थे। तो इससे हम सोच सकते हैं कि हमारे यहाँ चमकती हुई चीजों को किस तरह से देखा जाता है, जबकि हरिवंश राय बच्चन विद्वान व्यक्ति थे। तो सौरभ जैसे हम बात कर रहे थे कि जन कवि अब क्यों नहीं होते हैं, नागार्जुन का समय याद है हम लोगों को, वो किस तरह से किसान आंदोलन या उससे पहले और भी कई चीजों में वो शामिल रहते थे, या राहुल संकृत्यायन के साथ वो जोड़ी बना करके कहीं पर भी निकल जाते थे, कहीं पर भी लाठी डंडे पुलिस के खा लेते थे, या किसानों के पक्ष में लड़ जाते थे और चलते फिरते कर लेते थे। वो समय अब नहीं रहा, ये हमें स्वीकार करना होगा। हमें ये भी देखना है कि हमारे ऊपर बौद्धिकता का बहुत बड़ा आतंक है सौरभ। अभी मैं गणपति चंद्र गुप्त जी की एक पुस्तक पढ़ रहा था, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य सिद्धांत। इसमें मैंने एक चीज पढ़ी कि कवित्व और आचार्यत्व ये अलग अलग बात है, पर हमारे समकाल में हो क्या रहा है, जो कवि है वो अपने आप को आलोचना का भी आचार्य बना लेना चाहता है। हम चाहते हैं जब हम कविता पर बात करें सौरभ, तो मेरे मुंह से नामवर जी तो खैर बहुत बड़े थे, लगे कि कोई कविता का बहुत पूरा साहित्य इतिहास जाना हुआ एक व्यक्ति बैठा बात कर रहा है, और ऐसा नहीं है सौरभ। हम लोग कवि हैं,
हम पूरे विश्व की कविता के बारे में बहुत मामूली सा जानते हैं, और वो उतना है जितना हमें जानना चाहिए। हम आचार्य नहीं हैं, पर ये बहुत बड़ा दबाव है। हमें अपनी कविता की भाषा इतनी कठिन कर देनी है कि जो आप जन जुड़ाव की बात कर रहे हैं, जन की छोड़िए, किसी विश्वविद्यालय का स्कॉलर हमारी कविताओं को समझने में उसके पसीने छूट जाते हैं। ये मैं आपसे बड़ी कानपुर की भाषा में बात कर रहा हूँ। शायद जी जी जी। आपके लिए भी ये पहला अनुभव रहा होगा कि कोई कवि इस तरह से या ऐसी भाषा हो सकती है, पर ये ऐसी भाषा मुझे रखनी पड़ेगी। हम आचार्य नहीं है, हमें अपनी भाषा पर ध्यान देना है। और किसी एक कवि का बहुत नाम हो गया और हम सब पूरा समूह बना करके उस पर टूट पड़े, तो इससे हमारी कविता का भला नहीं होगा। हम अपनी कविता में, आपने भी थोड़ी देर पहले जो प्रश्न किया था, उसी को लेकर के एक संदर्भ मुझे याद आ रहा है। सॉरी, संदर्भ नहीं, मैं कुछ कहना चाहता हूँ उसमें। जी हम कवि करते क्या हैं? नरेंद्र मोदी वाली सरकार जो है, ये अभी आई है 6 साल पहले। इससे पहले क्या हम राजनीतिक कविता नहीं लिख रहे थे? तब हम क्या करते थे? हम एक तानाशाह मन में निर्मित कर लेते थे कि हमारे सामने तानाशाह खड़ा है और हमने हाथ में तलवार ले ली है भाषा की, और उनसे युद्ध करते रहते थे। युद्ध करते 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 हम 30-40 साल कविता के बिता लेते थे, और अंततः पुरस्कारों की गोद में जाके मर खप जाते थे। हमें साहित्य अकादमी मिल जाता था, हमारी 10 किताबें आ जाती थी, जेएनयू में 10 लड़के हमारे ऊपर रिसर्च कर रहे होते थे। उससे भला नहीं हुआ सौरभ। उदारीकरण का हम समय देखें, उसके बाद से आज का समय हम चीजें हार रहे हैं सौरभ। हमारी अर्थव्यवस्था बहुत बुरे समय पर है। हालांकि कविता लिख के अर्थव्यवस्था नहीं सुधारी जा सकती है, पर कविता चेतना सुधारने में जो मामूली योगदान देती है, वो अनुपस्थित हो रहा है। कहीं ना कहीं इसके पीछे हमारे बीच का जो बौद्धिकता बनाए रखने का एक दबाव है, ये शामिल है हमारे बीच के लोगों में, और हमें इससे लड़ना पड़ेगा। हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि वीरू सोनकर अगर 6 साल से कविता लिख रहे हैं, या वो क्राइस्टचर्च कॉलेज के महामंत्री रहे हैं, तो उन्होंने हिंदी साहित्य का कभी भी बहुत लगन के साथ अध्ययन नहीं किया है। हम ये क्यों साबित करें कि हमारी कोटेशन में बहुत बड़े बड़े लोग आ जाएं, या हमारी बातें सौरभ सुन करके सोचने लग जाएं कि अगला प्रश्न क्या आएगा, वीरू से अब कौन सा प्रश्न करें? ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, मतलब एक ये सहज सरल संवाद जी की गुंजाइश तो रहनी चाहिए बिल्कुल। हमेशा। और एक मैं देखता हूँ जी जी, नहीं बोलिए मैं बोलिए। देखता हूँ जी, मैं देखता हूँ कि हमारे समय के कवियों में जहां बहुत ज्यादा बौद्धिक बातें आ जाती हैं, उनकी कविता कहीं ना कहीं औसतपन की शिकार बन जाती है, या उनमें सपाट बयानी आने लगती है। मुझे लगता है कि हमें बहुत कुछ अपनी कविता में बचा के रखना है। हम कविता लिखते समय उस तरह से हम क्यों नहीं काम कर पाते हैं जितना हम अच्छा मंचों पर बोल लेते हैं? खैर, ये मेरी निजी चिंताएं हैं, और हाँ, नहीं नहीं, हो सकता है सब इससे देखिए लोग बात है। असहमत भी हो सकते हैं। देखिए, असहमति का भी आपकी पूरा एक हक है। कविता है जी ठीक ठाक देश सा, जी उसकी कुछ पंक्तियां हैं जो मैंने मार्क कर रखी हैं। मैं विकास की दौड़ में पीछे रह गया, 1.5 पैर का धावक हूँ। मैं सन्नाटे में मिल गई एक अकेली स्त्री का भय हूँ। नक्शे की शक्ल में बहुत दूर तक फैली एक राष्ट्रीय असुरक्षा हूँ। 3 युद्ध जीतने और 1 युद्ध हारने का सीधा सपाट बयान हूँ। मैं सबसे पीछे खड़े आदमी की शक्ल पर हर रात उतर आया एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हूँ। मेरा उपचार 144 खंभों पर टिका एक सवाल है। मैं गांवों का हाथ पकड़े खड़ी एक चिढ़ी हुई राष्ट्रीय प्रतीक्षा भी हूँ। क्या है ये राष्ट्रीय प्रतीक्षा? राष्ट्रीय प्रतीक्षा, हम लोग उस राष्ट्रीय प्रतीक्षा के नाम पर 5 साल में एक बार जागते हैं और सो जाते हैं। कविता में भले ही वो प्रतीक्षा ऐसी दिख रही है कि हम 70 साल से लगातार प्रतीक्षा कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। हम एक जन आंदोलन की तरह हम लोग खड़े हो जाते हैं हर चुनाव में कि अब हम ये कर डालेंगे, और ये जो अमुक व्यक्ति आने वाला है जिसने हमें पूरा भरोसा दिला दिया है कि वही हमारा नायक है, हम्म, तो कोई हमें क्यों भरोसा दिला रहा है? हमारी अपनी दृष्टि कहाँ गई है? ये जो प्रतीक्षा है हमारी, ये सतत प्रतीक्षा नहीं है। हम बीच बीच में गैप खाते रहते हैं। चुनाव हुआ, हमने अपने मत के व्यक्ति को वोट देके जिता दिया, फिर उसको हम टकटकी बांध करके उसको ये देखते हैं कि 1 साल में हमारे लिए करता क्या है। वो हमारा पूरा देश ध्वस्त कर देता है 4 साल में, और फिर हम अगले साल हम सोचते हैं इसे हटा के हम दूसरे को लाते हैं। तो देश निर्माण तो ऐसे नहीं चलेगा ना, उसमें हमारी अपनी जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। प्रतीक्षा तो बहुत सारे मायनों में है।
हमारा देश कई सारी चीजों में पीछे चल रहा है। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, भ्रष्टाचार है। मुझे लगता है 3 बुनियादी चीज पर बिना बात किए हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और राजनीतिक कविताओं में मुझे लगता है कि ऐसी बात मैं बार बार कहता रहूंगा। इस कविता संग्रह के शीर्षक की बात करें तो पहले ही खंड में एक कविता है, एक उजड्ड का बयान। तो ये काफी आप वैसे तो सारी कविताएं आत्मपरक होती हैं, कुछ देह पर बीतती हैं, कुछ दिमाग पर बीतती हैं, कुछ को आप बीतता हुआ देखते हैं और कुछ के बीतने की कल्पना करते हैं। जी जी। तो इसमें है, मेरी राशि का अधिपति एक सांड है और माँ कहती है कि मैं उल्टा पैदा हुआ था। दोस्त कहते थे कि निरा उजड्ड है अपना साथी। मेरी उजड्डता उनके लिए एक सुविधा थी पलायन की। उजड्डता की इसी पतली गली से निकल भागी थी मेरी प्रेमिका भी एक दिन। अभी ये बहुत ही ठेठ बयान है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप हमारे जो उस भाषिक मुहावरे से परिचित नहीं है दर्शक, उनको उजड्ड शब्द के बारे में बताएं और फिर अपन लोग इस उजड्डता का, जिसको कोई उतारने की कोशिश करता है, कोई सैलून में जाके, कोई कपड़े पहन के, कोई वो ब्रांडेड चीजें धारण करके, जी जी। और वो सैलून में उजड्डता जाके बाल कटवा करके। हाँ, जी कई जी। तरीके से और उतारने की भाषा का कोशिश कपड़ा करते पहन लिया, भाषा का हाँ कपड़ा पहन के अपने आप को नया साबित कर लिया कि हम उतने उजड्ड नहीं है। हाँ। तो ये पहले तो बताइए दरअसल उजड्ड क्या होता है दर्शकों को। मुझे लगता है उजड्ड शब्द सौरभ हम यूपी बिहार वालों के लिए एक नकारात्मक शब्द बना दिया गया है। हम्म उजड्ड शब्द क्या है? उजड्ड शब्द मुझे लगता है कि वो है जो अपने परिवेश में इतना ज्यादा घुला मिला है, इतना ज्यादा रचा बसा है कि उस परिवेश से जरा सा आप उसे बाहर भेजेंगे, कानपुर से अगर आप उसे लखनऊ भेजेंगे तो वो बेचारा घबरा जाएगा। सौरभ उसकी उस घबराहट में कुछ जो वो जिन चीजों से अपरिचित है उनके साथ जब उसका पहला साक्षात्कार होगा तो उसे देख करके हम उसे उजड्ड बोल देते हैं। मेरे एक मौसिया थे, वो बेचारे कभी, वो गांव के थे, उन्होंने कभी जूता नहीं पहना था सौरभ, और मेरे विवाह में वो आए और वो रुआंसे हो गए। वो जूता पहने थे लेदर का और बार बार स्लिप हो रहे थे, वो 2 बार गिर चुके थे, वो रुआंसे हो गए कि मैंने आज तक जूता नहीं पहना। और आप जानते हैं नया लेदर का जूता वैसे भी 2-4-15 दिन बाद ही ठीक से पैर पर रखने लायक होता है। तो मैंने उस दृश्य को बहुत ध्यान से देखा। जीवन का दीर्घ अभ्यास मुझे सिखाता है, मेरी आयु 43 साल की हो गई है, तो 43 साल में मैंने क्या सीखा? सजावटी और ट्रेंड लोगों को देखा। क्राइस्ट कॉलेज हमारे कानपुर का सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज है, मैं वहां महामंत्री रहा 10 साल, मैंने वहां का जीवन देखा। पर लौट करके मैंने क्या देखा कि हमारे यहाँ जो अपने परिवेश का रचा बसा एक व्यक्ति है, जब उसका परिवेश का स्थानांतरण हो रहा है या वो कहीं और उपस्थित हो रहा है थोड़ी देर के लिए, तो उसका हमने क्या हाल बना दिया है। हम उसे क्यों नहीं स्वीकार कर सकते हैं कि वो अपने मौलिक रूप में हमारे उत्सव में शामिल हो सके। तो मुझे लगता है कि उजड्डता शब्द पर इतनी बातें मुझे लगता है कि ठीक है, जो मेरी क्षमता है बता लेने की। मुझे लगता है शब्द नकारात्मक नहीं है। नहीं, इसे बिल्कुल भी नहीं है। मुझसे जी जी। अक्सर लोग पूछते हैं कि लल्लन टॉप का मतलब क्या है, तो हाँ मैं यही कहता हूँ यार, हम जैसे हैं वैसे ही हैं। अब बिल्कुल। हमको आप उजड्ड कह लो, हमको देसी का ठाट कह लो, हमको ठेठ कह लो, हमको ठस कह बिल्कुल। लो, हमको गंवार कह लो, है, हमको जो कह लो। जब लल्लन टॉप का आइडिया आया था या जब उसकी ओपनिंग हुई थी सौरभ, तो मेरी नजर पड़ी थी। तो पता नहीं क्यों मेरे मन से एक बात आई, मेरे मन में एक बात निकली कि हो ना हो लल्लन टॉप तो कानपुर का शब्द है। हम लोग कॉलेजों में बोलते रहे कि हम यार बड़े लल्लन टॉप लग रहे हो तुम आज। तो मुझे लगा कोई ना कोई कानपुर का ही दिमाग है इसके पीछे। और बहुत समय के बाद फिर पता चला कि इसके पीछे सौरभ जी हैं। जी। अच्छा, कविता पर तो हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। मैं एक ये प्रोसेस जानना चाहता हूँ, और ये मेरा मूर्ख सवाल है, पर मुझे लगता है कि जो कई कथित मूर्ख किस्म के सवाल होते हैं वो दरअसल सबसे ईमानदार सवाल होते हैं, जिन्हें हम हमारे समय की जिन्हें हम आवश्यक जरूरत मूर्खता है। हमें
पुश करते रहते हैं कि नहीं नहीं ये कैसे पूछेंगे, मेरी बौद्धिकता पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। जी। क्या प्रोसेस होता है ऐसे कविता लिखने का? मतलब आपका क्या प्रोसेस है कि कभी एक रोज बैठते हैं ऐसे कि अच्छा अब मैं शाम को बैठूंगा सोचूंगा और आज दिन भर जो बीता वो लिखूंगा, या कभी सड़क चलते कुछ कुछ इतना स्ट्रांग आ जाता है कि मोबाइल पे टाइप करने लगते हैं, या किताबों के किनारों पे टीप, लिफाफों के किनारों पे टीप, कैसे होता है प्रोसेस? तो पहला पहला ड्राफ्ट होता है और उसके उसको कितनी दफा फिर काटते छाटते हैं फाइनल ड्राफ्ट के लिए, क्या दिखवाते हैं लोगों को, क्या है तरीका आपका? मुझे लगता है कि मैं इस सवाल के जवाब में अपनी रचना प्रक्रिया पर बात करूं। हाँ शायद वो बाकी कवियों की राय उस पर थोड़ा सा अलग हो। जी। पर सौरभ, मुझे लगता है कि चूंकि मैंने अगर कुछ कहने लायक कुछ कविताएं लिखी हैं और अगर हम्म उसे लोग कहते हैं कि ये कविता है, हालांकि कवि दायित्व तो बहुत बड़ा है, हम्म लोग तुरंत लपक लेते हैं कि हाँ भाई हम कवि हो गए। मुझे लगता है कि कवि बहुत बड़ा होना होता है और हम सब उस होने की प्रक्रिया में हैं। तो मेरा ये मानना है, जैसे क्रोंचे ने कहा था कि हर मनुष्य कवि है थोड़ा बहुत, भले ही उसकी भाषिक उपस्थिति ना हो उसमें। तो मुझे ऐसा लगता है सौरभ कि जैसे कुछ कुछ भी कर रहे हैं, कविता कभी भी ऐसे नहीं हो सकती कि प्लान बना करके लिख लिया जाए कि आज 4 से 6 कविता लिखना है या 2 दिन बाद कविता लिखनी है। कविता ऐसे नहीं होती है। हम्म। हालांकि कुछ कवि ऐसे लिखते भी हैं। अच्छा। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मेरा ये मानना है सौरभ कि लंबी कविता पर जब हम काम करते हैं तो शायद हम अपने आप को 1 दिन या 1 घंटे या 2 घंटे उस प्रक्रिया में हम अपने आप को बनाए रखते हैं ताकि हम उसे एक लंबा विस्तार दे सकें। पर हम्म कविता के मामले में तो अचानक ही होता है। ये अनायास का उत्सव है। अचानक टपक पड़ेगा और आपको उसे कैच करना है। सौरभ, अगर आप उस समय उसे कैच नहीं कर पाए तो आप कविता नहीं लिख सकते। ये बिल्कुल मुझे आदि कवि वाल्मीकि याद आ रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। जैसे रोड पर हम घूम रहे हैं, सड़क पर, और अचानक से कोई शब्द मेरे दिमाग में चमक गया। कुछ और पढ़ रहे हैं, किसी और की कविता पढ़ रहे हैं, उसमें मान लीजिए एक शब्द आ गया एकांत, और उस शब्द का उस कविता में इतना सुंदर उल्लेख किया गया है कि मैं अपने एकांत में चला गया और मैं अपने एकांत में कुछ निजी मेरे साथ घटनाएं घटने लग गई या कुछ निजी एहसास होने लग गए, तो उसे उसी समय लिखना जरूरी है। विंगेस्टाइन के अनुसार तुरंत लिख देने से ही हम बचेंगे। ये शब्दशः मैं कोटेशन नहीं बोल रहा हूँ, अब मैंने आपको बताया मैं कोटेशन भी भूल जाता हूँ, अर्थ याद रहते हैं। तो विंगेस्टाइन कहते हैं कि जब कोई चीज आपके मन में जन्म ले, आप उसे उसी समय लिख लें। बाद में हमारी स्मृति जो हर क्षण बन रही है, उस 1 घंटे पहले सोची गई बात को 1 घंटे बाद वैसा नहीं रहने दें। मैंने कई जगह पर लिखा है कि मेरी 1 दिन पहले कही गई बात पर भरोसा मत रखना। अगर मेरा वो बयान 1 दिन बाद भी ठीक वैसे ही रहता है तो जाहिर सी बात है कि मैं कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा हूँ, चाहे 1 दिन पहले मैंने बोला हो या आज बोला हो। हमारे बयान एक जैसे कुछ समय गुजरने के बाद नहीं हो सकते। हमें हमारी स्मृति बदलती रहती है। एक आपका खंड है इसमें, अग्नि उनके काम की चीज थी, की पहली कविता है। मैं कवि हूँ, जो दरअसल 3 कविताएं हैं। उसमें एक बड़ा बहुत ही दार्शनिक निष्पत्ति का भाव है जिस पर देर तक ठहरा जा सकता है। एक दिन की बात है, मेरे घर की कुंडी खटखटाकर रहस्य ने भीतर चले आने की इच्छा प्रकट की। मैंने पूछा, कौन हो तुम? उसने कहा, मेरा परिचय ही मेरी मृत्यु है। अब ये इतना सुंदर वाक्य है कि रहस्य से मैंने पूछा कौन हो तुम, उसने कहा मेरा परिचय ही मेरी मृत्यु है, कि इस पर बहुत देर तक ठहर के सोचा जा सकता है। या जब ये कविता अपने उन्वान पे बढ़ती है कि उसके बाद उस शहर में एक आदमी बढ़ गया था और एक कवि घट गया था। घट गया कवि अपनी कविता में था जिसे लोग पढ़ते नहीं थे। बढ़ गया एक आदमी कविता लिखता था और कहता था, मैं कवि नहीं एक रहस्य हूँ, उससे कोई बात नहीं करता था। उसका शहर अब बिल्कुल आम शहर था जिसकी तमाम खासियतें कभी उन बूढ़ों की आंखों में चमकती थी। शहर का जिक्र आया है। आ, कितना असर रहता है वीरू, हम जिस परिवेश में पले बढ़े, हमारा जो नाम है, हमारा जो स्कूल है, हमारा जो कॉलेज है, हमारा जो माहौल है, हमारी जो पहचान है, एक पुरुष के रूप में पहचान, ना कई किस्म की पहचान है, जी जी कितना बिल्कुल। असर रहता है हमारे काव्य कर्म पर।
सायास और अनायास? मुझे लगता है सब कुछ अनायास होता है। कविता को लेकर के हम जितनी बार भी कल्पना के भीतर जाते हैं, मुझे नहीं लगता है कि उसमें सायस कुछ भी किया जा सकता है। सायस हम सिर्फ उसे भाषिक उसकी भाषिक उपस्थिति हम तय कर सकते हैं, सायस। बाकी सब कुछ अनायास का खेल है। हमारा शहर जहाँ हमने सबसे पहली बार स्कूल का बस्ता लादा था, या पहली बार स्कूल से लौटते हुए घर के रास्ते में हमने एक और रास्ता ढूंढ लिया था कि इस वाली गली से भी पहुंच के देखते हैं, शायद घूम के अपने घर पहुंच जाएंगे। सौरभ, जो पहला जो दर्शन होता है वो मुझे लगता है बहुत प्रभाव छोड़ता है। सबसे पहली बार समुद्र देखना, सबसे पहली बार एरोप्लेन पे चढ़ना, सबसे पहली बार एक बर्फीले पर्वत पर पैर पैर रख के चलना। ये मैं कविता की लाइन नहीं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मैंने आज तक नहीं किया। मैंने आज तक समुद्र नहीं देखा, मैंने आज तक बर्फीली सतह पर मैंने चला नहीं है आज तक। ये हालांकि व्यक्तिगत अनुभव और पढ़े हुए अनुभव अलग होते हैं। शायद मैं पहली बार समुद्र देखूंगा, शायद उसकी महानता से ओत-पोत हो जाऊं, शायद मेरी आंख से आंसू गिरने लग जाए। तो शहर को लेकर के भी तो मैंने इसे सोचा होगा। समुद्र देखना वाकई वीरू, समुद्र के सामने आप खड़े रहे तो वो बहुत कुछ, एक समुद्र, और जब आप हिमालय में खड़े हो, कभी आप लेह में कारगिल से ले जा रहे हो, ठहर के खड़े हो, इतनी विशालता, इतनी भव्यता, और भीतर इतना ऐसा लगता है सारा कोलाहल सिमट गया है। समुद्र के सामने खड़ा होना भी बिल्कुल ऐसा होता है। और आप ये जो बात कर रहे हैं, तो मुझे आप ही की एक कविता है, एक दुनिया, उसमें है कि मैंने एक पिता की तरह सोचा और आशीष से भरी अपनी अनंत छांव भेंट कर दी इस दुनिया को। मैंने एक शिशु की तरह देखा तो तमाम रद्दो बदल कर दिए दुनिया के नियमों में। अब कौतूहल दुनिया का सबसे बड़ा धर्म था। आप बता रहे थे तो मुझे ये वक्त पंक्ति याद आ रही थी, अब कौतूहल सबसे बड़ा धर्म था। जी प्लीज सौरभ, मैं कंटिन्यू। इस समय सौरभ, इस समय मैं अपने जीवन के सबसे अद्भुत क्षणों में जी रहा हूँ। मेरी सारी परेशानियां या जो भी निजी समस्याएं होती हैं वो किनारे होकर के मैंने बच्चे को, मेरा एक बेटा हुआ है जी और बधाई। जी 9 माह का हो चुका है, 9.5 माह का। और जो चीजें मैं कविता में सोचता हूँ, अब मैं उसकी आंखों में देख रहा हूँ। वो हर चीज को पहली बार देख रहा है। हर चीज को लेकर के जो उसकी जिज्ञासा का जो कोलाहल है, साधारण सा रखा हुआ कप जिसे हम एक दिन में 100 बार भी देखेंगे तो हम उसकी तरफ नहीं ध्यान देंगे। वो उसके कौतूहल का इतना बड़ा कि उसके समूचे संसार की जिज्ञासा उस कप के भीतर सिमट गई है कि उसे उठाकर एक बार मुंह में लगा के देखना चाहता है कि है क्या। मेरा मानना है सौरभ कि जब हमें हमारी चेतना मिली तो हमें कोई और ना बताए कि समुद्र कैसा होता है या रंग कैसे होते हैं, या जब हवा चलती है ठंडी तो हमें एक बार खुद देखने दो कि हमें हवा कैसी लगी। कोई हमें ये ना बताए कि पराजय क्या होती है और पराजय से कैसे बचा जा सकता है। हम एक बार खुद इसको चेक करें। मुझे लगता है कि पराजितों की नागरिकता हमारी दुनिया की सबसे बड़ी भीड़ है। हम उस बहुत बड़ी भीड़ के मत को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। हम हमेशा विजेता की तरफ देखते हैं, पर हमारी दुनिया का सच तो पराजितों की बहुत बड़ी भीड़ है ना। हम वही हैं सौरभ जिन्होंने आसमान को देखते हुए उसका पूरा रंग सफेद कर दिया है। इतना उसे देखा, इतना गौर से देखा कि वो बेचारा शर्म से कभी कभी नीला होता है, अधिकतर सफेद हो जाता है। हमारी प्रार्थनाएं इतनी ज्यादा उस आकाश को घेर चुकी हैं कि सब बादल बादल सब बन चुकी हैं। तो हम वही हैं ना। हम जिन चीजों के प्रति आकृष्ट होते हैं हम उन्हें बहुत ध्यान से देखते हैं। तो हम चीजों के पुनर्पाठ में क्यों ना जाएं। मुझे लगता है कि हर चीज को एक बार फिर से देखना चाहिए, हर व्यक्ति को। जी। जैसे मैंने आपकी कविता के जरिए देखा, एक कविता है नींद शीर्षक से, उसमें एक उपशीर्षक है एक स्त्री। नींद की प्रतीक्षा में गोल गोल घुमाती है पृथ्वी, घूमने से थकी पृथ्वी के पास नहीं है कोई शिकायत, उसके पास मौसम है। बहुत बहुत प्यारी बिल्कुल। कविता है ये। समय की थोड़ी सी कमी है, मैं एक आखिरी सवाल, जी जी इससे सर। पहले कि हम घुसपैठिए कविता के जी पास आए, जो मेरी सबसे फेवरेट कविताओं में से एक है इस संग्रह की। जी आ, जी सर। आप
किन कवियों को रेकमेंड करेंगे, एक्चुअली सही शब्द नहीं, लेट मी रिफ्रेज दिस क्वेश्चन। जी 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 वो बिल्कुल। कौन से युवा कवि हैं जिनको पढ़ने की आप सलाह देंगे मुझे एक पाठक के तौर पर, क्योंकि मैं कविताएं पढ़ना चाहता हूं लेकिन मेरी सीधे पहुंच नहीं है, मैं साहित्यिक पत्र पत्रिकाएं नहीं पढ़ पाता हूं और ये कोई मेरे गर्व का भी हिस्सा नहीं लगता समय। तो ऐसे कोई रेकमेंड कर देता है कि अच्छा ये वाली कविता किताब, तो किसी ने कुछ दिया तो मैंने पढ़ा, पसंद आया तो फिर और जी खोज जी के पढ़ा। तो आप किन कवियों का जिक्र करेंगे, जी देश के विदेश के युवा पुराने, जिनको जरूर पढ़ना चाहिए, और फिर हम घुसपैठिया कविता पे आएंगे। जी सौरभ जी, विश्व साहित्य में तो मेरा हाथ थोड़ा तंग है। और हिंदी के कवियों पर अगर बात करें तो ये जी, आपने बहुत विवादित प्रश्न कर दिया, और अक्सर बहुत सारे कवि इसमें गिर जाते हैं कि किनके ये नाम लें विवादित किनके नाम कैसा है? छोड़ें। नाम लेना बहुत बड़ा विवाद होता है हिंदी कविता में। हमने आपका और ये नाम तो आपको नहीं लिया। निर्बल बनाएगा, विनयशील बनाएगा कि आप असल में जिन कवियों को पसंद करते हैं उनका जिक्र कर रहे हैं, तो एक तरह की कृतज्ञता है ना, एक हम लंबे सिलसिले का हासिल है ना। बिल्कुल, और ये मैं कर रहा हूँ, पर हम्म। मैं इसका वो भी बता रहा हूँ कि बाकी जगहों पर इसके बहुत सारे नुकसान होते हैं। अच्छा। जैसे मैं अभी जिन कवियों को नाम लूंगा और जिन हाँ कवियों के उनमें नाम नहीं शामिल होंगे, हाँ। तो आप समझ सकते हैं कि वो किस तरह से मेरे बारे में सोचेंगे। पर अरे चूंकि छोड़िए महाराज, कोई कविता की छोटे दिल मेरी का है तो वो उसका हाँ लोड है। कविता की मेरी अपनी दृष्टि है, तो मैं हाँ। अपनी बुद्धि के हिसाब से जो बताता हूँ आपको। अभी एक संग्रह आया था, मैंने मेरी माँ को जन्म दिया, रश्मि भारद्वाज, अच्छा। और मोनिका कुमार का संग्रह आया है वाणी प्रकाशन से, आश्चर्यवत। आश्चर्यवत। पूनम अरोड़ा का कविता संग्रह कामनाहीन पत्ता। कामनाहीन पत्ता। और अभी नए लिखने वालों में सौरभ जी, कुछ कवियों में बहुत ज्यादा मुझे अ, जैसे जोशना है, जोशना बनर्जी आडवाणी, मुझे लगता है उन्हें पढ़ा जाना चाहिए। ज्योत्सना बनर्जी आडवाणी। जोशना, जोशना। जी जोशना। अच्छा। रूपम मिश्र। उपम और मिश्र। बाकी हमारे समकालीन युवाओं में तो आप अच्छे से परिचित हैं कि हम हो गए, मोनिका कुमार हैं, अंबरार पांडे हैं। अंबरार पांडे का संग्रह आया है कोलाहल की कविताएं, हाँ वो मेरे वाणी पास है, वो प्रकाशन मेरी से आया लिस्ट है। में अगला है, जी जी जो वो जी जी। पढ़ना है। भाषा, भाषा पर आपको आनंद मिल जाएगा। अंबरार पांडे की भाषा बहुत उज्जवल और बहुत ही अनुसंधान पूर्ण है। हम्म। मुझे लगता है कि अगर आप हिंदी कविता के दायरे में आते हैं और अध्ययन आप करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि इन समकालीनों को पढ़े बिना काम नहीं चलेगा। अविनाश मिश्र हैं, और भी कई कवि हैं जिनके नाम शायद मैं भूल रहा हूँ जल्दबाजी में। महेश वर्मा हम्म। जी का एक संग्रह है, धूल की जगह, धूल की जगह। धूप, धूप की जगह, धूप मैंने की शायद जगह। गलत शब्द ले लिया जी। हम्म। मुझे लगता है कि इतने नाम पर्याप्त हैं जी। अच्छा। बाकी जिनके नाम मैं नहीं ले पाया तो उसे भूलवश भी मान सकते हैं, अरे और नहीं नहीं, इतना लोड क्यों ले रहे हैं भाई, फिर कोई कभी आएगा वो बाकियों के नाम लेगा, जी ये जी कोई बिल्कुल बिल्कुल। वो थोड़ी है कि वो जो चौराहे पे लगा रहता है फलाने पीर का उर्स या ढिकाने जगराते में, हो तो वो निवेदक में सबके नाम और सबकी पोस्ट कार्ड साइज की फोटो। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही हमारी इश्तेहारी हिंदी समय है। इस बीमारी से, इस बीमारी से बहुत ज्यादा ग्रसित है हमारी हिंदी। जी हम्म। ये देखिए ये कितनी सुंदर कविता है, ये मैं पढ़ता जी हूँ, आप इसके बारे में बताइए, फिर इस बातचीत जी को फिलहाल के लिए यहीं रोकेंगे। जी बल्कि आप ही पढ़ें, आपकी कविता है, ज्यादा अच्छा लगेगा। जी घुसपैठिया, पेज अ, नंबर 105। जी इसके बगल में भी बहुत मजेदार कविता है, हालांकि कोई मूर्ख मिले तो उसका चेहरा चूम लो, एक वही है जिसने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, वही है जो भविष्य तक खाली हाथ खाली जाना हाथ जाना चाहता है। चाहता है। जी जी ये भी बहुत अच्छी है, अ, पर अभी हम घुसपैठिए पे बात करेंगे। कविता, जी। घुसपैठिया। हर अंधेरे का अपना रहस्य है, हर गहराई की अपनी भव्यता। अतीत उंगलियों की पोर पर बैठा स्पर्श है, टटोलना स्मृतियों से संवाद है। तस्वीरें मुझसे एकालाप करती हैं, मैं उनकी खो गई आत्माओं के प्रेम में हूँ। बहुत गहरे जाकर बैठना धरती से मेरी सबसे क्रूर असहमति है। मेरा एकल चिंतन
उजाले के पक्ष में सबसे ईमानदार मतदान है। मेरा चेहरा दुखों का जीवित इतिहास है और आंखें भविष्य की खुली बैलेंस शीट। दूर खड़ा सबसे प्रिय एक भविष्य हंसता है, मैं उसके प्रेम में थोड़ा और उदास हो जाता हूँ। मेरा हंस देना दुख की सबसे निर्मम हत्या है और सहज होना मेरी सबसे प्राचीन उपस्थिति। भविष्य मेरे कंधे पर हाथ रखता है, मैं उसके भरोसे में खो गया सबसे मासूम योद्धा हूँ। मैं अंधेरे में बैठी सबसे चमकदार प्रार्थना हूँ। मेरा पहला उठा हुआ पैर उजाले का उद्घोष है। मेरे हाथ से बेहतर दुनिया का कोई औजार नहीं, मेरी आवाज से बड़ा कोई नारा नहीं, मेरे हक से बड़ी कोई जिद नहीं। मेरी आंखों की चमक दुनिया की हर आंख में बराबर बांट दो। मैं अंततः तुम्हारे घर से ही बरामद होऊंगा। मैं तुम्हारी जेब में पड़ी सबसे आखिरी पूंजी हूँ। मेरे हाथ चूम लो, यही तुम्हारे हाथ हैं। मेरे पैर तुम्हारे हिस्से की यात्रा में हैं। मेरा चेहरा ध्यान से देखो, इसके हर हिस्से से तुम्हारी पहचान फूट रही है। मैं कोई और नहीं, तुम्हारे एकांत में घुसाया भविष्य का सबसे बड़ा घुसपैठिया हूँ। इतनी ये सूक्ति परक पंक्ति है। मेरा हंस देना दुख की सबसे निर्मम हत्या है और सहज होना मेरी सबसे प्राचीन उपस्थिति। प्राचीनता पर खूब जोर है। एक एक हाँ सौरभ जी, हाँ आदिम आदिम चीजों पर मेरा काम थोड़ा सा ज्यादा हो चुका है। हालांकि ये अनायास हुआ है, इसके पीछे कोई योजना नहीं है। जैसे मैंने और भी बहुत सारी मेरी कविताएं हैं जो इस संग्रह से अलग हैं। इस संग्रह में मेरी 30% से अधिक कविताएं नहीं है। अच्छा, और मेरे अभी और 2 संग्रह आएंगे, वाणी प्रकाशन से ही आएंगे। मेरा अभी कहानी संग्रह भी आने वाला है। तो आदिम अरे वाह, प्रतीकों पर मेरा मजे जी, कहानी संग्रह भी आने वाला आदिम है। प्रतीकों जी जी हम्म, आदिम प्रतीकों पर मुझे लगता है कि ये एक ऐसी चीजें हैं जिनको अगर हम मानवीयता के हिसाब से अगर सोचें, जैसे पत्थर है, हवा है, पेड़ है, हमारे इनसे संवाद तब के हैं सौरभ जी जब हमारे पास भाषा नहीं थी, हमारे पास सामुदायिकता नहीं थी। हम एकल परिवार की हैसियत से जंगलों में इधर उधर घूमते रहते थे, हमें कुछ नहीं आता जाता था, भाषा भी नहीं थी। तब से हमारी इनके साथ रिश्तेदारी है, आदिम प्रतीकों के साथ। और हमने पिछले ज्ञात 10,000 सालों में जब से हमने भाषा का आवरण ओढ़ा है, तब से हम इनसे दूर होते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आदिम प्रतीकों पर मेरा जो कविता लिखने का उत्साह है, वो मुझे लगता है कि कम नहीं होता है। मेरी कुछ बहुत लंबी कविताएं भी हैं जो आग पर है या भग्नावशेष हैं, तो वो समय के साथ आएंगे उनके संग्रह। हालांकि वो पत्रिकाओं में इधर उधर शाया हो चुकी हैं जी। चलिए वीरू सोनकर जी, आपकी कविताओं को पढ़ना मेरे लिए समृद्ध करने वाला भी अनुभव रहा। आई फेल्ट एनरिच्ड। और जो एक मुझे लगता है कि किसी भी मेरे जैसे औसत पाठक के लिए होता होगा कि कुछ शब्दों के संयोजन में हम अपने बहुत सारे भाव पा लेते हैं कि अरे ये तो मेरी पीड़ा या मेरा उत्साह या मेरी चिंताएं नुमाया हो गई। तो वो मुझे इस किताब की कविताएं पढ़ते हुए कई जगह लगा। एक पाठक के तौर पर, ललन टॉप के संपादक के तौर पर, मैं अपने व्यूअर्स को आई स्ट्रांगली रिकमेंड दिस बुक। मेरी भूरी भूरी अनुशंसा है कि मेरी राशि का अधिपति एक सांड है, ये वाणी प्रकाशन से किताब है, इसको जरूर पढ़ा जाना चाहिए। और सहमत या सहमति अपनी जगह है, लेकिन संवाद के लिए जरूरी है कि एक रास्ता हो जिसके सहारे आया और जाया जा सके। वीरू सोनकर जी, आप किताबवाला में हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे उत्सुकता है आपकी कहानियां पढ़ने की। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सौरभ, धन्यवाद ललन टॉप। किताबवाला का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और किन कवियों से और किन लेखकों से आप संवाद करना चाहते हैं, अपने सुझाव भी दे सकते हैं। शुक्रिया।